हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम ड्यू के एमलिस के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने 2018 और 2019 हमने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और जाके फटाफट से उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। आज हम जो लेके आए हैं वो है 2020 का। ये NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस पेपर को, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अभी पोस्टपोन हो गई है, बट अप्रॉक्सीमेटली नवंबर टू दिसंबर हो सकती है और उससे पहले भी हो सकती है। कोई फिक्स नहीं है, बस एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर दिसंबर में हो जाए या जनवरी तक हो जाए ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर है वो जो डिपार्टमेंट है ड्यू का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, वही बनाएगा, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर फॉलो अप करेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिस वजह से हम इस क्वेश्चन पेपर को करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। Which one is not included in Henry Metzberg mechanism for coordination? तो वो कौन सा मैकेनिज़्म था जो इस ऑप्शन में से मतलब इंक्लूड नहीं है? तो वो है लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PERT स्टैंड्स फॉर। PERT जो है वो क्या स्टैंड्स करता है? तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। तो ये किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था फ्रेड एडवर्ड फिडलर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्लूड कॉस्ट अप्राइजल। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? कॉस्ट अप्राइजल, कॉस्ट प्रिवेंशन एंड कॉस्ट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ डन थ्रू। ये कैसे किया जाता है? मतलब एक इवैल्यूएशन होता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल में, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट रिकवरी एंड प्रॉफिट मेकिंग एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू गैदरिंग इंफॉर्मेशन, organization, service and usage etc refers to economic evaluation। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has given the 14 principle of scientific management? ये मैंने आपको इसका आंसर इससे पहले भी बताया है, वो है हेनरी फिलॉय, ठीक है। हेनरी फिलॉय ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो 14 प्रिंसिपल थे वो क्या थे, ठीक है। तो ये है हेनरी फिलॉय के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो क्या क्या है? तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क का कैसे डिवीजन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क्स इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी, efficiency, accuracy and speed of works. This principle is appropriate for both managerial as well as टेक्निकल वर्क लेवल, ठीक है। ये जो है डिवीजन ऑफ वर्क से बहुत बेनिफिट होता है, किसी एक पर्सन पे बर्डन नहीं रहता, ठीक है। जो काम होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन और अकॉर्डिंग टू जो भी एम्प्लॉयज़ की और वर्कर्स की एक कैपेसिटी है, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं जो भी स्टैंडर्ड है एक पोजीशन की, जैसे अगर कोई लाइब्रेरी अटेंडेंट है तो वो लाइब्रेरी अटेंडेंट का वर्क करेगा, तो वो एक उसका काम है, उसको एक डिवीजन कर दिया है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं वो ये एक सर्टेन काम करते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का अलग काम होता है, सेमी प्रोफेशनल का काम अलग होता है, ठीक है। प्रोफेशनल असिस्टेंट का काम होता है और लाइब्रेरियन का अलग काम होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टू कीज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑथोरिटी फैसिलिटी द मैनेजमेंट टू वर्क इफ़िशियंटली। अगर हम ऑथोरिटी
रखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी काम को एफिशिएंटली करना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडरशिप। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको उसे अच्छे से करना है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो भी उस एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर में जो भी काम कर रहे हैं वो उसकी गाइडेंस में अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक लीडर होना चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए, जो कि सारी अथॉरिटी उसके पास हो, वो तुम्हें काम असाइन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, बट वो तुम्हें काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा और क्या कहते हैं, जो वर्क डन है उसमें आपको गाइड करेगा। ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आप इवन आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है किसी भी वर्क को करने के लिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या कहते हैं, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटररिलेशन मेक्स द मैनेजमेंट जॉब ईजी एंड comprehensive. Employees' good behavior also helps them smoothly build and progress in their professional career. जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी काम विदाउट डिसिप्लिन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव only one boss and follow his command. If an employee has to follow more than one boss, there begins a conflict of interest and create of confusion. यूनिटी ऑफ कमांड में ये मेंशन किया, जो लीडर होगा, जो बॉस होगा, जो ऑर्डर करेगा, वो कोई एक होना चाहिए। अगर जो लोअर डिवीजन, जो लोअर पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उनको बहुत तरह के बॉसेस हैं और वो हर किसी की बात सुन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या होगा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और कन्फ्लिक्ट भी होगा, मतलब लड़ाइयाँ भी होंगी उसमें ये जो होगा कि जो नीचे के एम्प्लॉयज़ है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे कि वो किसको फॉलो करें, इस बॉस को या उस बॉस को। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. This means all the person working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve the set goals easily. इसका मतलब यही है कि जो डायरेक्शन है किसी भी काम का, उसका गोल जो है वो कोई एक होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ हमें इसको यहाँ तक लेके जाना है, जो उसका अचीवमेंट है वो फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमें इसे यहाँ तक लेके जाना है। आप ये बोल सकते हैं कि जो विज़न है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है तो आप किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सब ऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनिटली टूवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी रादर देन पर्सनल इंटरेस्ट। बी subordinate to purpose of an organization. This refers to the whole chain of command in a company. Of course हम किसी पर्सनल इंटरेस्ट को लेके किसी कंपनी को नहीं चला सकते। हमें एक यूनिटी चाहिए कि जो कंपनी के प्रॉफिट में हो, जो कंपनी के इंटरेस्ट में हो, उस काम को एक यूनिटली करना चाहिए। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है वो है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इस पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में, ये जो कंपनी का जो इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेम्यूनरेशन जो है 7th प्रिंसिपल है, देख लेते हैं ये क्या है। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। रेम्यूनरेशन कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, हाउएवर इट should be according to the individual efforts they have made. Basically जो रेम्यूनरेशन होता है बेसिकली सैलरी है। अगर कोई वर्कर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंग टू
उसको प्रमोशन क्या कहते हैं, उसको बोनस मिलता है, ठीक है। वो चाहो तो आप क्या कहते हैं बाय मनी दे सकते हो या बाय एडवांटेज दे सकते हो, ठीक है। ये या एक एज अ क्वालिटी दे सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है आप हमेशा उसे एज अ बोनस ही दो। समटाइम्स हम उसको क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई वर्कर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसने जो इतने एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए उसको आप क्या करोगे, आप उसे बोनस दे सकते हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप उसको किसी तरह का एडवांटेज दे सकते हो कि ठीक है आपको हमने लीव दे दी, ठीक है, या यू कैन गो फॉर जैसे जर्नली बहुत सारे ऑफिसेस में ऐसा होता है, ठीक है, आपको एक ट्रिप दे देते हैं, ठीक है, वो मतलब जा सकते हैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रलाइजेशन। इन एनी कंपनी द मैनेजमेंट और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल, हाउएवर दिस depends on the size of the organization. Henry Fuller stressed on the point that there should be a balance between the hierarchy and division of power. Centralization जो है वो बहुत important है। अगर सेंट्रलाइज जो होता है बेसिकली डिपेंड्स करता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने जो भी ब्रांचेस है या सेक्शंस हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, आपको उनको पूरा अथॉरिटी दे देते हो कि आप उस डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन मेकिंग होगा आप करोगे। अगर बहुत छोटी लाइब्रेरी है, हमारी 30,000 बुक्स हैं या फिर ओनली 10,000 बुक्स है, ठीक है, वो लाइब्रेरी कर सकती है कि एक एक छोटे छोटे मैटर्स पे लाइब्रेरियन जो होगा वही देखेगा, ठीक है। बट अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 9th फ्लोर की लाइब्रेरी है, तो एक एक फ्लोर पे एक एक पीए प्रोफेशनल असिस्टेंट को रखा जा सकता है कि हाँ इस फ्लोर का आप देखोगे, ठीक है। हर एक मैटर के लिए आप जाके बता सकते हो कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, मेरा ये डिसीजन है, ठीक है। आप लाइब्रेरी से जाके डिस्कस कर सकते हो, बट आपके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि हाँ आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगर आप हेड हो, आपको दिया है तो आप उसका पावर आप यूज़ कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग करोगे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द साइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्केलर चेंज। स्केलर चेंज क्या है? द फ्लॉय ऑन द दिस प्रिंसिपल हाईलाइट द हायरार्की स्टेप्स शुड बी फॉर्म टू टॉप टू लोएस्ट. This is necessary so that every employee knows their immediate senior. Also, they should be able to contact any if needed. Hierarchy आपने देखा होगा, hierarchy किस तरह की होती है? hierarchy होती है कुछ इस तरह की hierarchy होती है, ठीक है ना। जो टॉप लीडर्स होते हैं, ठीक है, हायरार्की लेवल कुछ इस तरह से चलता है, और जो लोअर लेवल जो होते हैं उनको पता होता है कि हाँ मेरा जो बॉस है वो कौन है, ठीक है, तो मैं इससे कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ जो एम्प्लॉयज़ है, जो नीचे के एम्प्लॉयज़ को देख रहा है, वो ऊपर के एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करेगा अगर नीडेड है तो। देन ये इस तरह से जो चेन है वो चलती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलर चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर. द पॉजिटिव एटमोसफेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट और मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है, अगर वो बहुत ही अच्छे से, मतलब एक ऑर्डर जो है किसी भी चीज़ का, मतलब अगर एक इन्वायरमेंट होना चाहिए कि अगर आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है ऊपर से कंपनी से कि भाई इस चीज़ को हमें ये है हमारा क्या कहते हैं, हमें कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो या कोई सर्विस को लेके हो या किसी सिस्टम को लेके हो। अगर कोई ऑर्डर आया है उसको अच्छे से मेंटेन करके चलना उस ऑर्डर पे, तो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इक्विटी, ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली. इक्विटी क्या हो गया? ऑल एम्प्लॉयज ट्रीटेड शुड बी इक्वली एंड रिस्पेक्टफुल्ली. It's the responsibility of the manager that no employees face discrimination. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो इक्वालिटी होनी चाहिए और हर किसी को उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उसके काम का, ठीक है।
स्टेबिलिटी, एम्प्लॉय डिलीवर द बेस्ट इफ़ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। स्टेबिलिटी होनी चाहिए जॉब में, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर जो एम्प्लॉयज़ है वो जो भी जॉब वो कर रहे हैं उसमें वो क्या कहते हैं अपना बेस्ट नहीं देंगे। इन द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो प्रोवाइड करे, एक ऑफ़र करे जॉब सिक्योरिटी का अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। इनिशिएटिव, मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। इट विल हेल्प देम इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्दी, ठीक है। तो इनिशिएटिव के लिए इनकरेज करना चाहिए। जैसे माने कोई आइडिया है किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास, किसी भी पोस्ट में वो अगर वो अपनी बात को रख सकते हैं तो वो ज़रूर रखे ऑर्गेनाइजेशन के सामने, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, उनका जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इसी वजह से उनकी प्रमोशन भी होगी, ठीक है। अप्रीज द क्रॉप्स का क्या मतलब है? अप्रीज द क्रॉप्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क इन्वायरमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसको हम ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से भी आता है, यूनिटी ऑफ इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी और कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहाफ में मतलब वो एक साथ काम करने के लिए म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। मतलब यूनिटी होनी चाहिए इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हो गए जो हमने पढ़े। चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं हमारा रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम मायो एंड मैरी फॉलेट बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट? तो वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे? तो ह्यूमन रिलेशंस। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो वो है लोअर लेवल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस इन रिलेशन टू कॉस्ट इज? तो वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। जहाँ पर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस इन द रिलेशन टू द कॉस्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग? तो इसका जो कौन जो ये लेवल है वो देखते हैं मिडिल लेवल जो होते हैं, ठीक है। लोअर लेवल क्या करते हैं? वो एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो उस काम को करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके का चार्ट होता है, ठीक है। इसमें लोअर लेवल नीचे होता है, मिडिल होता है और टॉप होता है, ठीक है। तो 3 लेवल होते हैं बेसिकली, लोअर, मिडिल एंड टॉप, ठीक है। तो जो ग्राउंड लेवल के होते हैं वो तो काम को करते हैं, ठीक है। और जो मिडिल लेवल के होते हैं वो एक्टिविटी और सुपरविजन और मॉनिटरिंग का काम करते हैं, ठीक है। और जो टॉप लेवल के होते हैं वो बेसिकली बताते हैं कि क्या करना है, मतलब ऑर्डर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MBO स्टैंड्स फॉर? MBA क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और इसे किसने किया था? डेरेक एस्टन ने किया था, ठीक है। डेवलप किया था, ठीक है। डेवलप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इस टर्म को वो लेके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन रिप्रेजेंट विच हायरार्की ऑर्डर ऑफ द स्टाफ? तो ये है टॉप टू बॉटम ऑर्डर ऑफ अ स्टाफ, ठीक है। इस तरह का टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। इस तरीके का चार्ट बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? रिजर्वेशन ऑफ बुक्स बाय यूज़र इज़ अ फंक्शन ऑफ? तो ये किस चीज़ मतलब किस डिपार्टमेंट का फंक्शन है? तो ये है सर्कुलेशन सेक्शन का फंक्शन, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़र्स के लिए
बुक को रिज़र्व कर देते हैं, रिज़र्वेशन देते हैं। जैसे मान लो कोई बुक है जो कि ऑलरेडी इशू हो रखी है, तो जब वो आएगी तो वो जिस क्या कहते हैं यूज़र ने उसकी रिक्वेस्ट करी है कि वो जैसे ही रिटर्न हो प्लीज़ वो मेरे लिए रिज़र्व कर देना, तो वो उसके लिए रिज़र्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ बिल्डिंग कमेटी ऑफ द लाइब्रेरी? तो वो है SPA, प्रोफेशनल असिस्टेंट। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं और लाइब्रेरियन होते हैं, लाइब्रेरी कमेटी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड ऑफिस कमेटी डील्स विद, गुड ऑफिस कमेटी जो है वो किससे डील करती है? तो कन्वर्जन रेट फॉर फॉरेन पब्लिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग? तो इसका मीनिंग क्या है? मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो इसका मीनिंग है द एरिया ऑफ रूम्स में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्विजिशन वर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड ऑफ। तो जो एक्विजिशन है वो कैसे काम करता है? तो पहले सिलेक्शन होता है, फिर प्रोक्योरमेंट होता है, फिर एक्सेशनिंग होती है और देन पेमेंट होती है। ठीक है, पेमेंट जो होती है वो लास्ट में होती है, पहले एक्सेशनिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कॉइन्ड बाय, तो ये किसने किया था? यहाँ पर ये आंसर गलत है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 FW टायलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो और फ्लो ऑन रिकॉर्ड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बजटिंग, बिकॉज रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग ये सब नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं? सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो ऑन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन लाइब्रेरी साइंस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का मीनिंग क्या है लाइब्रेरी साइंस में? तो क्या? सेलिंग ऑफ द लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रोविन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये किसने किया था? ये 9E ब्रोविन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी? तो इस जो तो इसका जो चीफ रिकॉर्ड है वो है एक्सेशन रजिस्टर। बिकॉज क्यों? एक्सेशन रजिस्टर वो होता है जिसमें हम जो भी बुक, जो भी मटेरियल एक्वायर हुआ है वो सारा का सारा एक्सेशन रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी लाइब्रेरी का। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं? ये कॉलम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं 14। ठीक है, और अगर आप रिमार्क्स को ऐड करोगे देन इट विल बी 15। ठीक है, बट आपको ऑप्शंस पे 15 ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 14 ही मिलेगा। ठीक है, बट जब काउंट करोगे तब आपको 15 दिखेगा। आप कभी भी एक्सटेंशन रजिस्टर देखना, वो जब भी आप देखोगे तो वो 15 होगा, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन होता है वो रिमार्क्स का होता है, बट रिमार्क्स जो है वो काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्डेक्स सिस्टम इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट? तो किस टाइप के डॉक्यूमेंट को करने के लिए यूज़ होता है कार्डेक्स सिस्टम? तो वो होता है सीरियल पब्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ग्रुप आइडेंटिफाई ऑफ ISBN रिप्रेजेंट, तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है उसका वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो क्या? नेशनल, ज्योग्राफिकल, लैंग्वेज एंड एनी अदर ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, वो नेशनलिटी को करता है, ज्योग्राफिकल भी बताता है, लैंग्वेज भी बताता है और एनी अदर ग्रुप भी बता सकता है। बेसिकली वो नेशनल और ज्योग्राफिकल बताता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा जनरली ऐसे स्टार्ट होता है जो ISBN नंबर होता है, तो ये जो 9 से स्टार्ट होता है ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल एंड ज्योग्राफिकल, मतलब ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आप ISBN के ऊपर हम लोगों ने एक
स्पेशली ISBN और ISSN के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है डिटेल में। उसमें जो सर हैं फैकल्टी में, उन्होंने क्या कहते हैं पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और जल्दी से ISBN वाली वीडियो जो है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको डिटेल में अगर ISBN के बारे में जानना है तो आप जा सकते हैं। सिर्फ ISBN नहीं, ISSN के बारे में भी आपको पता चलेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, ISBN कितने डिजिट का होता है, तो वो 13 का होता है प्रेजेंटली, ठीक है। पहले कितना था, तो पहले वो 10 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISBN। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIP। CIP का फुल फॉर्म क्या है, क्लासिफिकेशन इन पब्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द थर्ड वन इन द ट्रिनिटी ऑफ अ लाइब्रेरी अलोंग विद यूज़र एंड डॉक्यूमेंट। यूज़र और डॉक्यूमेंट के बाद जो ट्रिनिटी ऑफ लाइब्रेरी है वो क्या है, वो है स्टाफ, ठीक है। स्टाफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रिनिटी के अंदर आता है, ठीक है, यूज़र, डॉक्यूमेंट एंड स्टाफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISSN। तो इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और ये जो है वो 8 डिजिट का होता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 8 डिजिट ना दिया हो, 10 दिया हो, तो गो फॉर 10, मतलब जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा ऑप्शन में आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऑप्शन में 8 दे रखा है तो आप 8 ही टिक करेंगे, 8 डिजिट का होता है, ठीक है। और ये कौन देता है, ये नेस्केयर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन यूज़ ISSN। तो ISSN जो है वो कौन यूज़ करता है, वो यूज़ करता है उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ठीक है। बेसिकली ये सीरियल कंट्रोल्स को मिलता है, ठीक है ना। तो ये कोई बिब्लियोग्राफी और लिटरेचर, लाइब्रेरी लिटरेचर में यूज़ नहीं होता, वो यूज़ होता है जितने भी जर्नल्स होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ISSN क्या है, ISSN यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सीरियल, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीरियल को एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है। सेम गोज टू द ISBN। ISBN में एक क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन दी जाती है एक बुक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या मीनिंग है जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज़ हमें करनी है उस जॉब में, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो जो पर्सन है उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक्स सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय। तो डिमांड थ्योरी जो थी वो किसने कॉइन की थी, तो वो की थी LR मैक्लोवर ने, ठीक है। और ये कब की थी, तो ये 1930 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ मिनिमम अमाउंट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन। तो ये पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर कैपिटल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, PPBS स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट विदाउट कंसिडरिंग प्रीवियस ईयर बजट इज नोन एज। तो ये है ज़ीरो बेस बजटिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ अ बजट। बजट क्या है, बजट है एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एनुअल एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्यूचर, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में ऑल्सो बी कॉल्ड। तो इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, वो है डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस एंड कलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
जो एक तो फाइनेंस हो गया, कलेक्शन हो गया, और क्या हो गया, स्टाफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5 ऑफ द टोटल बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। तो ये जो 6.5% है, ये किसमें 10% मतलब रिकमेंडेशन कौन देता है, तो ये देता है कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन ही है जो आपको 6.5% टोटल बजट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में से 6.5% रिकमेंड करता है लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो मेन सोर्स क्या होता है, वो लाइब्रेरी सीज होता है, बट जहाँ पर जो पब्लिक लाइब्रेरीज है वो हर लाइब्रेरी सीज नहीं लेती है, तो वो कैसे चलती है, वो चलती है क्या कहते हैं, जो भी गवर्नमेंट से उनको फंड आता है वो उसी से ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, टूलिंग ऑफ बुक्स इज अ फंक्शन ऑफ। तो टूलिंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निस्केयर। निस्केयर का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। और ये कब बना था, ये 2002 में बना था। ठीक है, मतलब इसका जो नाम है वो चेंज किया गया था, दो इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके किया गया था, एक तो इंसडॉक था और एक निस्कॉम था। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2002 में निस्केयर बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे एक्चुअल एकदम पूछा जाए तो वो 1957 होगा, क्योंकि इंसडॉक जो था वो 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो यहाँ पूछा गया व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो क्या क्या होती है, एक तो डिस्क्रिप्टिव होती है और एक स्टैटिस्टिकल होती है एनुअल रिपोर्ट में। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव होता है, जो भी उनको एक पैरा की तरह लिखा जाता है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में टेबल्स होती हैं जिसमें डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पीडीए स्टैंड्स फॉर। पीडीए क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAT लिस्ट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BSO इन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर। BSO जो है वो क्लासिफिकेशन में क्या स्टैंड्स करता है, तो बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है IPR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंटेन एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस कैप्स इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय निस्केयर। ठीक है, ये जो सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो निस्केयर प्रोवाइड करता है। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द एडिटर ऑफ शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ME शेयर। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर शेयर है, तो आप इससे मेमोराइज कर सकते हैं, ME शेयर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 50 क्वेश्चंस किए इस क्वेश्चन पेपर के। रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।